Hello friends, this is Tarun Kapoor. Welcome to Edu Imprints. So in this session we are going to discuss the legal current affairs of July 2021 for your low entrances for the 2022 low entrances, and these are very important legal current affair from the point of view of low entrances. Before that, I would request you to please watch the other playlist on which are uploaded on the channel. चाहे आप प्रीवियस ईयर हमारे DULLB के पॉलिटी के देख लीजिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के देख लीजिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और उनके हमने अंदर अदर पॉसिबल क्वेश्चंस और उस कंसेप्ट को समझाया. बिकॉज उन्हीं पॉसिबल जो हमारे जो टॉपिक्स होते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बार बार रिपीट होते हैं, सो उनको आप ध्यान से देखिए. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्ट्रैक्ट के, आईपीसी के, टॉर्ट्स के जो हमने क्वेश्चंस पहले ही अपलोड किए हैं उसमें प्रीवियस ईयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं फैमिली लॉ के, लीगल एप्टीट्यूड के. उन प्लेलिस्ट को भी चेक करिए और उनको भी देखिए. उसके बाद हमारे आप अदर जो कोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर और जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. टेस्ट सीरीज़ को भी, हमारा एक टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है. हमारा हर एक टेस्ट किसी न किसी मंथ के करंट अफेयर्स पे बेस्ड है. तो देखते हैं हमारे करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर्स. पहला केस है शेख अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना. तो इस केस में एक सिंपल सी चीज़ आपने याद रखनी है कि कोई भी किडनैपर यदि विक्टिम को, जिसको उसने किडनैप करा है, उसको एक अच्छी तरीके से ट्रीट करता है तो उसको हम दोषी करार नहीं कर सकते, उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं अंडर सेक्शन 364A आईपीसी. आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, दिस इज़ फॉर द लो एंट्रेंसेस ओनली. नेक्स्ट केस आ जाता है अजीत मोहन वर्सेस लेजिस्लेटिव असेंबली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. अब इसके अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली की जो असेंबली है, विधानसभा है, उसके पास पावर है कि वो कमेटी बना सकती है. जो दिल्ली राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे 2020 के अंदर, उसको मतलब बेसिकली उसको एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि वो एक सोशल इशू है. मगर उनके पास ये पावर नहीं है कि वो एक प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की तरह एक्ट करे. सिर्फ आपने इतना याद रखना है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा. तो इस देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि जो कोर्ट्स हैं वो हमारे जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनको कई बार अननेसेसरली बार बार बुला लेती हैं, कोर्ट में सम्मन करती हैं. तो उससे क्या होता है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो उसका वेलफेयर, जो देखिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये एसडीएम है, वो बहुत सारे पब्लिक फंक्शंस करते हैं, लोगों का जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं. तो उनको बार बार अननेसेसरली कई बार कोर्ट्स में बुलाना, तो उनका जो वर्क है वो अफेक्ट होता है और जो सिटीजन्स होते हैं उनको भी उससे नुकसान होता है. ठीक है, तो डिसएडवांटेज होता है. तो इसलिए जो कोर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि हम रेपिटेटिव या अननेसेसरली समन करेंगे पब्लिक ऑफिशियल्स को, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है. ठीक है, तो उसको एक किस्म का कहा है कि ये चीज़ गलत है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर. ये चीज़ आपको याद रखना है जो इसका कॉन्सेप्ट है इस केस का. नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोमेश चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश. इसमें कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है. ठीक है, उन्होंने कहा है कि ट्रायल कोर्ट्स आर द सिटीजन्स फर्स्ट इंटरफेरेंस विद जुडिशरी. ठीक है, इंटरफेस, क्योंकि पहला इंटरफेस है विद द जुडिशरी जब ट्रायल कोर्ट्स में हम जाते हैं. और जो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का फेथ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का सारा वो इसके ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन इस केस के बारे में पूछेगा तो सिंपल सी ये स्टेटमेंट आपको दे देगा और पूछ लेगा कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस लाइन को बेसिकली कहा है, जो इंडिपेंडेंस से लेकर जुडिशरी तक है, पर्टिकुलरली इसके बारे में ही पूछेगा. इससे ज़्यादा आपसे कोई नहीं कुछ पूछ सकता है इससे रिलेटेड. देन हमारा आ जाता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. ये टॉपिक क्यों उठा है? बिकॉज लेटेस्ट में जुलाई 2021 के अंदर स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लेसमा जोसेफ का जो जजमेंट आया है, उससे ये जो न्यूज़ में दोबारा से आ चुका है. तो हम इसको फ्रॉम द बिगनिंग देखते हैं. 1962 के अंदर सर्दर्न रेलवे वर्सेस रंगचारी के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया कि भाई हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकते हैं. 1992 में जो हमारा इंदिरा सावने केस है, बहुत ही लैंडमार्क केस है, उसके अंदर हमने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया, कहा कि जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशंस में एप्लीकेबल नहीं हो, वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू प्रमोशंस. ठीक है, उसके बाद 2016 के अंदर राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, जिसमें कहा कि जो इंदिरा सावने केस है वो स्पेसिफिकली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करता है
और जो रूल्स ऑन रिजर्वेशन इन प्रमोशंस है कि जो रिजर्वेशन की बात की गई है प्रमोशन के अंदर, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट उनको दिव्यांगजन कहती है, आपसे ये टर्म भी पूछ सकते हैं। उसके बाद सीधा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2020 का केस है, जिसके अंदर राजीव कुमार जी गुप्ता जी की जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया गया, मतलब कि सही है, और कहा कि द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव अ राइट टू रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस, राइट। तो उसके बाद में अब आ जाता है 2021 का केस। इस केस में कहा गया है, जो स्टेट ऑफ केरला का केस है, जिसमें कि हम यदि रिजर्वेशन डिनाई करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को या पर्सन्स को एट द टाइम एट द प्रमोशन स्टेज, तो उससे जो हमारा आर्टिकल 16 का जो पर्पस है वो पूरा का पूरा नेगेट हो जाता है। तो ये हमारी लिटिगेशन हिस्ट्री है। पर्टिकुलरली आपको पूछेंगे तो क्वेश्चन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लेसमा जोसेफ से ही पूछेंगे। मैंने आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह का केस है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी ना किसी पेपर में ये दिखे भी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 97th अमेंडमेंट एक्ट है, जो पार्ट 9B है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, उसके कुछ पार्ट को कैंसल क्वैश कर दिया है। बिकॉज देखिए उसमें पावर दी गई है सेंट्रल, उसमें बेसिकली उसमें क्या कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड लेजिस्लेशन बना सकती है, जबकि ये जो पावर है ये स्टेट लिस्ट में मेंशन है। जैसे आपको पता है देयर आर 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें हर एक की पावर मेंशन है, सेंटर में सेंटर की, स्टेट में स्टेट की, कॉन्करेंट में ऐसी, जो दोनों के पास पावर है। मगर इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रहेगी, प्रिवेल करेगी। तो कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जो आर्टिकल जो 97th अमेंडमेंट एक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने पास करी है विदाउट गेटिंग रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर। बिकॉज देखिए ऐसा कोई भी चीज़, आप जब आप टाइप ऑफ मेजॉरिटी पढ़ते हैं आपकी इंडियन पॉलिटी के अंदर, हमने पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, तो हमारी एक वीडियो आई थिंक उस पर हमने बताया भी है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वाली वीडियो में, कि 3 टाइप्स की मेजॉरिटी होती है। जो अदर मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट्स, तो वो रिक्वायर्ड होती है किसी काफ़ी चीज़ों के अंदर जब हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ इफेक्ट हो रहा हो। तो ये जो एक सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर यदि पार्लियामेंट ने कानून बनाना है तो उसको स्टेट से भी रेटिफिकेशन लेनी पड़ेगी, तभी बना सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने ये डिक्लेयर कहा है कि जो 9B है वो तभी ऑपरेट होगा, मतलब वो तभी लागू रहेगा। पार्ट 9B जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो हमने 97 अमेंडमेंट से डाला है, वो तभी ऑपरेट रहेगा यदि वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है। ठीक है, बोथ विद इन द वेरियस स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद हमारा एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, हमने बताया कि वो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर में आती हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, जो हमारी विधानसभा, विधान परिषद की जो किसी किसी स्टेट्स में है। और मेजॉरिटी ने ये अपहेल्ड करा है कि जो सर्टेन प्रोविजंस हैं वो हमारे क्या हैं, वो इनएप्लीकेबल हो जाएंगे, वो कैश कर दिए पार्ट 9B के, बाय अप्लाइंग डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, अब डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहती है कि एक कानून का कुछ हिस्सा जो कि बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, या समझ लीजिए हमारे संविधान के अगेंस्ट है, उनको हम उस कानून में से निकालकर साइड में कर देंगे और जो बाकी बचा हुआ कानून है उसको चलाएंगे। तो वो हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है, उसको हमने निकाल दिया, सेवर कर दिया, हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है नेशनल करंट अफेयर। सबसे पहला है एसेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस। ये देखिए क्यों लेके आई, 30 जून को अराउंड लेके आई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस। ये इसलिए लेके आई बिकॉज जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने कहा था कि हम 26 जुलाई से स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अब तो स्ट्राइक पे जाएंगे तो ये जो हमारा डिफेंस का जो काम है बहुत ही एक रिस्की वर्क होता है, हमारी कंट्री की सुरक्षा से संबंधित है, वो सिक्योरिटी से संबंधित है। तो वो वैसे लोग ही स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो हमारी सिक्योरिटी को भी रिस्क है। तो इसलिए उस चीज़ को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ऑर्डिनेंस को लाया, इससे रिलेटेड बिल भी लेकर आई हैं और फिर जुलाई में वो पास भी हो गया था, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली 49 अराउंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी जिनको कहा गया कि वो स्ट्राइक, उनके पास दे हैव नो राइट टू स्ट्राइक। ठीक है, अदरवाइज जो अदर लेबर यूनियंस होती है उनके पास स्ट्राइक का अधिकार है, मगर उनको रोका गया। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है
अब एक आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 33 के अंदर भी जैसे हमारी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके पास राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी इस बिल के अंदर। और एक रीज़न और भी दिया था गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि कोविड-19 के दौरान जो भी हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कत हुई उससे हमने सैलरी नहीं दे पाई, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वर्कर्स को, तो वो मे भी स्ट्राइक पे चले जाएं, तो उस स्ट्राइक को रोकने के लिए भी ये पहले से ऑर्डिनेंस लाया गया, टू प्रोटेक्ट लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रोटेक्ट टू सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाता है हमारा जस्टिस रोहिणी कमीशन। अब जस्टिस रोहिणी कमीशन वाई देर न्यूज़ में क्यों आया, बिकॉज जुलाई 2021 के अंदर जस्टिस रोहिणी कमीशन का 6 मंथ्स का जो एक्सटेंशन कर दिया गया, उनका समय को बढ़ा दिया गया, ताकि वो किसकी, जस्टिस रोहिणी कमीशन किसके लिए बिठाया गया था, सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। देखिए अब हमने कहा कि हमारे पास हमारा एक टॉपिक है कि बैकवर्ड क्लासेस हैं, हम उनको रिजर्वेशन देते हैं, यदि मगर उसके अंदर कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस रिजर्वेशन की, और कुछ ऐसे हैं जो पहले अब डेवलप हो चुके हैं, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर फिर भी क्या है कि जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स है वो नहीं बढ़ पाता है ढंग से, बटने जो ज़रूरी है, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कैटेगराइज करने के लिए कहा है अदर बैकवर्ड क्लासेस को, कि जो पर्सन नीडी है उस तक वो चीज़ पहुंचे, ठीक है। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन जो 4 मेंबर कमीशन है, जस्टिस जे रोहिणी 2017 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू इम्प्रूव द इक्वेटेबिलिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अमंग द ओबीसी, जैसा मैंने आपको बताया। अब इससे संबंधित नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनसीबीसी एक्ट 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था, और 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था आर्टिकल 338 बी के अंडर। अब इसके आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये अब जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, मे बी पॉलिटिकल क्वेश्चंस में आ भी जाए। उसके बाद हमारा आ जाता है इंडस वाटर ट्रीटी 1960। अब ये क्यों आया, बिकॉज हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन करी थी पाकिस्तान के साथ, और उसमें सिग्नेटरी वर्ल्ड बैंक भी था, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिग्नेटरी थी, तो वर्ल्ड बैंक था, ठीक है। तो उसके अंदर कहा गया था कि जो वाटर है ईस्टर्न रिवर्स का, वो इंडिया को मिलेगा, रवि, सतलुज एंड ब्यास। देन वेस्टर्न रिवर्स का इंडस, झेलम और चेनाब का पाकिस्तान को मिलेगा। तो इंडिया के कंसर्न मिनिस्टर ने कहा कि जो हमारा जो हिस्सा है पानी का वो ज़्यादा, जो हमारे हिस्से का पानी वो पाकिस्तान में जा रहा है, तो उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं कि हमारे को वही हमारा हिस्सा प्रॉपर मिले, ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे काम कर सके। तो इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में आई थी। और वर्ल्ड बैंक का आप ज़रूर याद रखना, और ये रिवर्स का भी ज़रूर याद रखना, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। अब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन साथ साथ में आप याद रखना कि हमने जो बात करी है 97th अमेंडमेंट एक्ट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट करी थी जुलाई 2021 के अंदर, जिसका चार्ज होम मिनिस्टर को दिया गया, अमित शाह जी को, टू रियलाइज द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्या विजन उन्होंने रखा है मिनिस्ट्री को सेटअप करते हुए, प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जाता है सुप्रीम कोर्ट टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम फॉर सेफ डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ बेल ऑर्डर्स, ठीक है। कि भाई जब कोई बेल मिलती है तो वो एक फिजिकल फॉर्म में बेसिकली जेल में जाता है, वो तभी उस पर्सन को मतलब मिलती है, तो हम इसका एक डिजिटलाइज कर रहे हैं सिस्टम को, कि जल्दी से जल्दी। कई बार क्या होता है काफ़ी दिनों से बेल ऑर्डर हो चुके हैं, उस बंदे को रिलीज़ नहीं करा है जेल से, तो इसको डिजिटलाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है। और इसको स्टेट गवर्नमेंट्स को, इवन इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि विद इन 1 मंथ इसको आप इम्प्लीमेंट करिए। और सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दावे जी को अपॉइंट किया गया एम एस कुराई टू एड। बेसिकली एम एस कुराई का मतलब है कि जो एज एन एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए काम कर रहे हैं या कोई अपनी सलाह दे रहे हैं, टू इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के अंदर हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि किसको एम एस कुराई अपॉइंट किया सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए। देन हमारा आ जाता है पेगासस स्पाइवर। अब पेगासस स्पाइवर बहुत ही न्यूज़ में रहा है, बिकॉज बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के कहा कि उनका मतलब इन्फ्लुएंस रहा है इस स्पाईवेयर का उनके ऊपर, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो ये एक पेगासस एक इजराइल कंपनी है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। अब पेगासस स्पाईवेयर मतलब साइबर सर्वेलेंस का टॉपिक उठता है। सर्वेलेंस का मतलब कि ठीक है, अब साइबर सर्वेलेंस से रिलेटेड हमारे दो हम एक्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, इंडियन टेलीग्राफ
एक्ट 1885 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 है वो कहता है सेक्शन जो 5 है उसका वो पावर देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो किसी भी मैसेज या कॉल्स को इंटरसेप्ट कर सकती हैं 2 कंडीशंस में, कि वो हमारी पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट है या पब्लिक इमरजेंसी के अगेंस्ट है, और वो नेसेसरी है हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी मतलब संप्रभुता और अखंडता के लिए, सिक्योरिटी के लिए, देश की फ्रेंडली रिलेशंस के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए। और ये जो सभी रिस्ट्रिक्शंस ऊपर मेंशन किए गए हैं वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के भी रिस्ट्रिक्शंस हैं अंडर आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 5 जरूर याद रखेंगे, मे बी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। इससे रिलेटेड एक चीज़ हम आपको डिस्कस करना चाहेंगे, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट एंड लॉक्यूर कमीशन। जे हमारी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, उन्होंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंडर लॉक्यूर कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया, ठीक है, इस चीज़ को देखने के लिए, सर्वेलेंस, साइबर सर्वेलेंस को देखने के लिए। अब क्योंकि बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स जो हैं जिनके ऊपर नज़र बनाई गई पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू, ठीक है, और जो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 है, इसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही हमारे कमीशन बना सकते हैं। और यदि पहले किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कोई कमीशन पहले से ही बना रखा है और कोई स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ साथ एक और कमीशन बिठाना चाहती है, तो उससे पहले उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। और यदि स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से बना रखा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तभी बना सकती है यदि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स उनको उसके लिए रिक्वेस्ट करती हैं। और ये जो कमीशन बैठेगा वो उसके पास सारी सिविल कोर्ट्स की तरह पावर होंगी, वो सभी पावर जो सिविल प्रोसीजर कोड में होती है सभी पावर्स उनको सिविल कोर्ट की तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। वेस्ट बंगाल पासेस रेजोल्यूशन टू क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास करा है, ठीक है, अब आपको पता है आर्टिकल 169 में वेस्ट में जो हमारी स्टेट्स हैं उनके पास पावर है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद को बना सकते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटली हमारे इंडिया में 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, इनके पास है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनती है कि वहाँ पर असेंबली वहाँ पर रेजोल्यूशन पास करती है, बाद में फिर पार्लियामेंट उसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि अप्रूव करती है, ठीक है। और उसके बाद कि वेस्ट जो हमारी जैसे आपको पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, राज्यसभा की तरह होती है, अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अपर हाउस जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो 1/3 ऑफ द असेंबली होते हैं मैक्सिमम, और जो मिनिमम 40 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और उनके जो मेंबर्स हैं 1/3 मेंबर्स आफ्टर एवरी 2 years रिटायर होते हैं। और जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपोजिशन क्या होती है, जो 1/3 मेंबर्स होते हैं उनके लेजिस्लेटिव असेंबली उनको इलेक्ट करती है, 1/3 हमारे लोकल बॉडीज, 1/12 जो होते हैं हमारे आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स, 1/12 जो है वो टीचर्स के द्वारा, और 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ये बात जरूर याद रखना बिकॉज ये पिछले साल भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का टॉपिक न्यूज़ में रहा था, बिकॉज आंध्र प्रदेश ने जब कहा था कि हम अबॉलिश करना चाहते हैं हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इस साल भी न्यूज़ में है, तो मे बी इस साल क्वेश्चन पेपर में आए। देन दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो कोविड-19 के दौरान जुलाई 2021 के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई। तो आपसे कोई क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन से स्टेट वेलफेयर ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी लेकर आई, तो हम कह सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट। सो ये हमारा स्टेट। सो these are the legal current affairs of July 2021. If you have any doubt relating to the low entrances, you can ask me on my WhatsApp number mentioned in the description box. You can join us on Telegram group or Facebook page or Instagram. You can follow us or on Twitter. Please do like, comment, because इससे हमको भी motivation मिलती है कि हम कैसा काम कर रहे हैं. And do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon, and please share this video with your friends and support us. Thank you so much. Have a nice day.